तो आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा देखें। हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के जो होते कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ हो गई, विधायिक शक्तियाँ हो गई, या आप कह सकते हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ हो गई, या आप राजनयिक शक्तियाँ कह सकते हैं। मतलब कितनी बहुत सारे प्रकार के, लेकिन हम आज चर्चा आपको आज जो होते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम वर्णन करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, अगले वीडियो में आप राष्ट्रपति के बारे में पूरी चर्चा दी गई है, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको आपातकालीन शक्तियों का विवरण हम देते हैं, बहुत शॉर्टकट में आपातकालीन समझाने की कोशिश करते हैं आपको आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ रखी गई है। तो लिखिए आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध के बारे में बात करते हैं। इसे संविधान के भाग 18 में रखा गया है। आप जब संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे तो आपको आपातकालीन उपबंध की चर्चा मिल जाएगी, और इसे अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत जो होता है रखा गया है। अब देखिए 352 से लेकर 360 के बीच में अंतर्गत आप पढ़ेंगे, 3 प्रकार के आपको आपातकालीन शक्तियाँ मिलती हैं। पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये बाह्य आक्रमण या युद्ध लगा हो तो इसे बाह्य आपातकालीन कह सकते हैं। 2 प्रकार से लग सकता है, या तो बाह्य आक्रमण, बाहरी अगर आक्रमण होता है या युद्ध होने की आपातकाल में लग सकता है, और सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका हो जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। जैसे भारत में अगर कहीं सशस्त्र विद्रोह हो, जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब वगैरह में बहुत बार हुआ है, तो सशस्त्र विद्रोह में जो होता है आंतरिक आपातकाल हुआ। लेकिन ऐसी घटना सिर्फ हमारे यहाँ इसे 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू। अब तक जो होता है भारत में 3 बार आपातकाल शक्तियाँ लागू की गई है, एक 1962 में, दूसरा 1971 में, और फिर 1975 में। ये 3 बार सिर्फ आपातकालीन शक्तियाँ लागू की गई है भारत में। 1962, 1971 और 1975 में जो होते हैं 352 लागू किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो होता है ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद लगाया जा सकता है। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति शासन जो होता था राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन जो होता लगा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अब जो होता है यहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति को जो होता है राज्यपाल जो होता लिख कर देगा, अगर लिखित साक्ष्य देता है। जब तक वो लिखित साक्ष्य नहीं राष्ट्रपति को देगा तब तक राष्ट्रपति जो होता है राज्य में संवैधानिक विफलता पर कोई 356 अर्थात 365 नहीं लागू कर सकता है। इसमें 2 आर्टिकल है, 365 और 356 की बात करते हैं। कभी कभी केंद्र शासित प्रदेशों में लिख कर दे देता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी, तो हम 365 356 दोनों अलग अलग करते हैं। अब तक हम बता दें कि 112 बार से अधिक जो होता है राष्ट्रपति शासन जो होता है भारत में लगाया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल की बात करें, वित्तीय आपातकाल मतलब वित्तीय स्थिरता अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार भी भारत में अब तक वित्तीय आपात की स्थिति नहीं लागू हुई है। लेकिन इस बार जो होता कोरोना वायरस के चलते, कहा जाए तो कोरोना वायरस जब से आया है तब से वित्तीय आपात की प्रक्रिया चालू हो गई है। कहा जाए तो वित्तीय आपात की प्रक्रिया चालू हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे इफको जो फंड होते हैं काटना शुरू हो गए कि 30% फंड यहाँ से काटे जाएंगे या 12% यहाँ से काटे जाएंगे, या तो लेकिन काटे भी जा रहे हैं तो टैक्स वगैरह जो था 12% से घटा करके 10% भी कर दिया गया है। तो एक जगह से अगर काटे जा रहे हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि एक प्रकार से जो होता है 360 कुछ अंश जो होता है कोरोना वायरस में जो होते हैं दिखने लगे हैं, एक वित्तीय स्थिरता को लेकर के जो होते हैं साख कोई खतरे में पड़ने के कारण कुछ अब 360 की झलक दिखाई देती। अब 352, 356 और 360 कैसे क्रिया करता है, किसकी अनुमति लेनी आवश्यकता होती, देखिए कहाँ पे, यहाँ पर देखिए कैसे अनुमति लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में 352 में आपने देखा 352 में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो होता है उद्घोषणा तिथि के 1 माह के भीतर जो होता है अनुमोदन आवश्यक होता है। तो हम 352 अगर लागू कर भी देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू कर भी देते हैं, तो आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो होता है जो तिथि घोषणा की गई है, जिस दिन घोषणा की गई है
एक माह के भीतर जो था अनुमोदन आवश्यक माना जाता है। अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक ले जो होता है इसे जारी रखा जा सकता है। 6 माह तक जारी रखकर 6 माह तक जो होता है बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दफ़े बढ़ा दिया जाएगा, 6 माह तक जारी रखा जाएगा और 6 माह पर जो होता है अनंत काल बढ़ाया जा सकता है, जब तक जो होता है मान लीजिए कभी कभी युद्ध 2-2, 3-3 साल भी चला, जैसे विश्व युद्ध प्रथम द्वितीय देखे होंगे, आपको चर्चा करेंगे इतिहास में। तो उसमें जो होता है 6 माह तक जो अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक युद्ध जारी रह सकता है कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसमें मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। ये सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। और 359 में जो होता है आपको बता दें कि इसमें जो होता है 20 आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त ये 20 और 21 दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए। आर्टिकल 20-21 इसके अतिरिक्त जो होता है आप जो होते हैं अन्य जो मूल अधिकार आपको जो दिए गए हैं सबको सब जो होता है निलंबित कर दिया जाता है, अर्थात खत्म कर दिया जाता है। तो 19, 20 और 21 को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें 356 और 365 में की बात करें तो ये घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक माना जाता है। और 2 माह के भीतर जैसे जिस दिन तिथि से घोषणा हुई उसके 2 माह के भीतर जो होता है ये जो होता है संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक माना जाएगा। अनुमोदन के पश्चात जो होता है 6 माह तक ले जो होता है प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से अधिकतम हम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। हम 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, अधिकतम हम 3 वर्ष तक हम इसमें रखा सकते। प्रभाव क्या करता है? राज्य सरकार की बागडोर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। कहने के मतलब होता है जो राज्य सरकार की बागडोर होती है वो राष्ट्रपति के केंद्र और राज्यों के सूची पे विषयों पर जो होता है विधि जो निर्माण होता है वो चला जाता है, राष्ट्रपति के हाथ चला जाता है इसमें। तो हम आपको बता दें राष्ट्रपति शासन जो होता है 2 माह के भीतर दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक माना जाएंगे। अनुमोदन के पश्चात जो होता है 6 माह तक ले प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। वित्तीय आपात की काल की बात करें तो आर्टिकल 360 के तहत जो होता है घोषणा तिथि से 2 माह के भीतर दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। स्वीकृति के पश्चात ये अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाएगा कि कब तक ये वित्तीय आपात स्थिति रहेगी, इसकी कोई तो नहीं है। आपको इसको जब मिल जाता है अनुमोदन स्वीकृति तो अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। और प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा जो था वेतन भत्ते में कटौती का निर्देश दिया जाता है और घोषणा के सभी वित्तीय मामलों में जो होता है केंद्र का नियंत्रण पाया जाता है। तो ये जो होती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आपने जाना। अब इसके बाद जो होता है देखेंगे वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं। तो आपको कार्यपालिका की शक्तियां बता रहे हैं। आपने आपातकालीन शक्तियां देखा, कार्यपालिका की शक्तियां। तो हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 53 के अनुसार हमने बताया था कि अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती, हमने आपको बता दिया पहले। तो उसमें आर्टिकल 77 में बताया गया अनुच्छेद कार्यपालिका के शक्ति में, अनुच्छेद 77 में ये बताया गया कि संघ सरकार के सभी प्रमुख जो अधिकारी होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जितने भी जो संघ सरकार के जो सभी प्रमुख अधिकारी जो माने जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको बता दें 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हो रहा था उसमें एक आर्टिकल अनुच्छेद 74(1) जोड़ा गया था। यह आर्टिकल 74(1) जो होता है राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा। इसमें बताया गया कि आर्टिकल 74 जो होता है वो आपको बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए जो एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होगा। अब राष्ट्रपति जो होता है इसी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो होता है अपने सारे कार्यों पर जो होता है कार्य करता है। राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद ही जो होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को जो होता है संसद में क्या भाषण देना है, बोलना होता है, उसके जी भी भाषण तैयार जो करता है वो मंत्रिपरिषद ही करता है। तो इसमें जो होता है मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होता है।
मंत्रिपरिषद की गठन की बात करें तो जो होता राष्ट्रपति जो होता आपको 74 आर्टिकल 74 के अनुसार जो होता लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है मंत्रिपरिषद में, आर्टिकल 74 के ही अनुसार जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को जो होता है राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करे किसी को, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो होता है किसी भी व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो वो चुन करके लोकसभा में से या राज्यसभा से ना आया हो। वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु वो व्यवहारिक में बात करते हैं, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार मंत्रिपरिषद के गठन में प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता उसी को नियुक्त करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, बस इसमें क्या होगा उसे 6 माह के संसद के किसी भी सदस्य चुन करके 6 माह के भीतर आना अनिवार्य होगा। और वो बहुमत दल तो प्राप्ति करता है, बहुमत दल प्राप्त भी कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को चुनता वो बहुमत दल प्राप्त कर लेता, बहुमत अपनी प्राप्त कर लेता है, तभी वो 6 माह के भीतर वो किसी भी सदन का सदस्य होगा। जैसे आपको बता दें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये किसी भी लोकसभा राज्यसभा से चुन करके नहीं आए थे। इन्हें मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, सोनिया गांधी जी के कहने पर इनको अपने नेता को चुनी और राष्ट्रपति ने इन्हें बना दिया। आपको पता होगा कि 6 माह के भीतर इन्होंने असम राज्य सभा से चुन करके क्या करे थे, मंत्रिपरिषद में यहाँ पर आए थे, तब ये प्रधानमंत्री इनका बरकरार रहा। तो ऐसा है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है और उसमें जो होता है, लेकिन 6 माह के भीतर जो होता है बनकर आना, चुनकर आना होगा। आयोगों का गठन करता है, आयोग का गठन हो गया जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग हो गया, अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन का आयोग हो गया या राजभाषा आयोग हो गया, इसकी गठन करता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है, जैसे लोक लेखा समिति हो गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसमें कहते हैं, कहा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसमें भारत का महान्यायवादी नियुक्ति करता है। अनेक अधिकारियों जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता उन्हें जो होता पदमुक्त भी करने का अधिकार राष्ट्रपति को रखा गया है। तो ये नियुक्ति संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों में क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है जिन्हें साहित्य कला विज्ञान सामाजिक विषयों का विशेष अगर ज्ञान रखते हैं तो उसमें क्या होता है राज्यसभा में सदस्यों में नियुक्त कर सकता है। लोकसभा में जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब हो जाएगा, मतलब कि आपके अगर कोई माता पिता में से कोई अगर विदेशी हैं तो आप या कई सालों से आप विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता अगर प्राप्त कर लिए हैं, नागरिकता वहाँ की थी, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आप एंग्लो इंडियन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को तभी नियुक्त कर सकता है जब वो उसे ये पता हो कि लोकसभा में जो होता पर्याप्त प्रतिनिधि ना हो। अगर पर्याप्त प्रतिनिधि हैं तो वह एंग्लो इंडियन को जरूरी नहीं को नियुक्त करे, अर्थात पर्याप्त प्रतिनिधि, याद रखिएगा पर्याप्त प्रतिनिधि के ना होने की दशा में ही जो होता है वो नियुक्त कर सकता है, नहीं तो एंग्लो इंडियन समुदाय का नियुक्त। तो ये आपने पढ़ा आपातकालीन शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कुछ सूचनाएं होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति ले नहीं सकती हैं, जैसे आपको बता दें। तो राजनयिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राजनयिक शक्तियां जो होती हैं, आपको पता होगा कि राजनयिक शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों के देश के प्रतिनिधित्व करता है। राजनयिक शक्तियों में पहला शक्तियां जो होती है, जो राष्ट्रपति होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के देश का जो होता है प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके बाद बता दें कि वह विदेश में भारतीय राजदूतों, जैसे जहां भी ब्रिटेन में हर जगह हमारे देश के लोग राजदूत रहते हैं, तो भारतीय राजदूतों को और व्यापार दूतों को और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर कोई भारत में आने वाले जितने राजदूत हैं, चाहे अमेरिका को, चाहे ब्रिटेन को, फ्रांस, रूस, किसी देश का अगर राजदूत आता है
तो वह राष्ट्रपति के सम्मुख अपने प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बिना वो राष्ट्रपति के सहमति से भारत में अपना दूतावास नहीं खोल सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आता है, किसी भी देश का अगर नागरिक आता है, अगर राजदूत आता है, तो उसे भारत की सबसे पहली बात है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और भारत प्रमाणित, राष्ट्रपति प्रमाणित करेगा कि ये यहाँ पर रहने लायक है कि नहीं। अनुच्छेद 143 में कहा गया कि न्यायालय से परामर्श के बाद ये परामर्श लेने की शक्ति जो होती है, न्यायालय से परामर्श की शक्ति है। राष्ट्रपति जो होता है किसी भी मामले में जो होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायालय से जो होता है परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं हो। वह स्वेच्छा से विवेकानुसार अगर बाध्य अपने विवेकानुसार कार्य करता है, लेकिन परामर्श मांग सकता है, लेकिन इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143(1) आता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ये नहीं कि लोक अदालत के द्वारा दिया गया हो तभी वो माफ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उन सभी मामलों में जो होता मृत्युदंड जिसमें न्यायालय द्वारा दिया गया, उसी को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत अगर दंडित किया गया हो, तब वो क्या कर सकता है, उसे माफ कर सकता है। या हम कह दें कि उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया जाता है, उनको वो माफ कर सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत, मतलब जैसे सीबीआई की कोर्ट हो सकती है, जैसे कि सीबीआई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, सीबीआई उसे सजा सुनाती है, तो उसको जो होता है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया, परंतु क्षमादान लिखित होना चाहिए, यह आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले क्या होता था कि 1989 के पहले राष्ट्रपति अगर कह देता था तभी क्या कह दिया जाता था कि माफ कर दिया जाता था दंड को। लेकिन केहर सिंह बनाम भारत संघवाद के जो होता है भारत सरकार के साथ, और केहर सिंह बनाम के साथ जो होता है न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लड़े, जिसमें वहां पर संशोधन करके कहा गया कि ये जो होता है कि गलत है। पहले राष्ट्रपति को लिखित साक्ष्य देना पड़ेगा कि हमने उसकी सजा को माफ या कम किया। आपको हम बता दें कि सजा में वो माफ कर सकता है, मतलब वो किसी दंड को राष्ट्रपति माफ क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति किसी दंड को कम कर सकता है या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। जैसे किसी को मृत्यु दंड की अगर मिली है तो ऐसा नहीं हो कि उसे क्षमादान की शक्ति का मतलब ये नहीं प्रयोग कर सकता है कि किसी को मृत्यु दंड मिला है तो हम उसे बाहर भेज देंगे। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को बस एक कारावास में बदल सकता है, मतलब आजीवन कारावास या कठोर कारावास में। कठोर कारावास को एक साधारण कारावास में बदल सकता है। या तो किसी को फांसी है दिया जा रहा है, जैसे किसी महिला को, गर्भवती महिला को अगर फांसी देना है तो उसमें क्या कर देगा, राष्ट्रपति उस फांसी को रोक देगा। क्योंकि एक इसमें लिखा गया आर्टिकल 20 और 21 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति जो होता है दंडित अधिकारी, जो दंड किया गया उसी को दंड मिला। जो कानून के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई किया गया, जो भी कार्य करता है, संविधान का उल्लंघन, उसी को दंडित किया जाएगा। तो उसमें ये नहीं कहा गया, तो इसमें कहा गया कि जो महिलाएं होंगी, अगर गर्भवती मतलब उसका बच्चा भी मर जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जाता, फांसी से हटा करके उसे एक साधारण कारावास में जो होता बदल दिया जाता। ऐसे कर सकता हो तो दंड कम कर सकता है, एक दंड से दूसरे दंड में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है कि किसी को फांसी तो बाहर वो भेज सकता है। ये जो होते हैं क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। ते होंगे तो आपने 2 वीडियो देखा और उसमें अगले वीडियो में आप देखें राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। कुछ चर्चाएं होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ जैसे वित्तीय शक्तियों का या वीटो शक्तियाँ पावर है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको होगा। तो ये वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी हम डाउनलोड करें तो आपको ये मिल जाएगा वीडियो की वो वीडियो। ठीक है, धन्यवाद आपको लिए।